आज हम सब टाटा ग्रुप के बारे में तो जानते ही हैं, चाहे इनका नमक हो या सड़क पर चलती गाड़ियां या फिर हवा में उड़ते इनके एयर इंडिया के प्लेन। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप का ही राज चलता है। अब यहाँ आपको लगता होगा कि ये सफलता सर रतन टाटा की मेहनत से आई है। हाँ, उनका योगदान तो जरूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो साम्राज्य आज हम देखते हैं इसे बनने में करीब 160 साल लगे। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में टाटा एम्पायर की इस कहानी को। टाटा ग्रुप की कामयाबी की नींव आज से करीब 156 साल पहले सर रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा ने रखी थी। जमशेदजी अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग का काम करते थे और 1868 में जब वह 29 साल के थे तब उन्होंने 21,000 रुपए से खुद की ट्रेडिंग कंपनी की बुनियाद रखी। अगले 10 सालों में कई मुश्किलों के बाद इनका कॉटन का बिजनेस काफी बढ़ा हो गया, लेकिन जमशेदजी केवल कॉटन की ट्रेडिंग करके संतुष्ट नहीं थे। वह खुद कॉटन से कपड़े बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1877 में नागपुर में इम्प्रेस मिल की शुरुआत की। लेकिन एक समस्या थी, वर्कर्स काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और बात बात पर छुट्टी कर लेते थे। ज्यादातर दिनों में 20% वर्कर्स छुट्टी पर रहते थे, जिससे जमशेदजी कई दिनों तक परेशान रहे। लेकिन फिर जमशेदजी ने इस परेशानी का हल भी निकाल लिया। उस जमाने में उन्होंने वर्कर्स के रिटायरमेंट के बाद पेंशन निर्धारित की और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी स्कीमें निकाली। इसके साथ ही जो वर्कर अच्छा परफॉर्म करता था उसे सबके सामने सम्मानित कर इनाम दिया जाता था, जिससे वर्कर्स खुद को वैल्यूएबल मानने लगे। जमशेदजी टाटा का मानना था कि भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए हर चीज का इंडिया में होना बेहद जरूरी है। यही सोचकर उन्होंने और कई कंपनियों की स्थापना की। उस समय सिल्क बेहद खास और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कपड़ा था, लेकिन यह फ्रांस से एक्सपोर्ट होता था। फ्रेंच सिल्कवर्म दुनिया के सबसे बेहतरीन सिल्क का प्रोड्यूस करते थे, इसलिए जमशेदजी फ्रांस गए और वहां से फ्रेंच सिल्कवर्म की ब्रीड भारत में लेकर आए। समस्या यह थी कि सिल्कवर्म फ्रांस के वातावरण में तो अच्छा सिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन भारत के वातावरण में वे सही तरीके से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। फिर भी जमशेदजी ने बेंगलुरु में जमीन खरीदकर टाटा सिल्क कंपनी की शुरुआत की और वहां फ्रेंच सिल्कवर्म काफी हद तक बेहतर साबित हुए। जमशेदजी ने लोकल फार्मर्स से सिल्क ब्रीडिंग करवाई और भारत को अपनी सिल्क बनाने में सक्षम बनाया। आज तक इंडिया सबसे अधिक सिल्क प्रोड्यूसर देशों में से एक है। जमशेदजी ने कॉटन के साथ साथ अपना नेटवर्क और भी बढ़ाया। वे चाहते थे कि इंडिया में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं वह इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। मुंबई के डेवलपमेंट को देखकर उन्हें लगा कि यहाँ एक लग्जरी होटल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने 1898 में ताजमहल होटल बनाना शुरू किया और 1903 में ताजमहल होटल बनकर तैयार हो गया। ताजमहल होटल भारत का पहला होटल था जिसमें बिजली की सुविधा थी और यह अपने आकर्षण के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि जमशेदजी को अपने शहर बॉम्बे से बेहद लगाव था, इसलिए उन्होंने इसे एक गिफ्ट के रूप में बनवाया। होटल इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसके हर कमरे से समुद्र देखने पर ऐसा लगता था कि होटल समुद्र में तैर रहा हो। भारत में कंस्ट्रक्शन, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए स्टील और लोहे की बहुत आवश्यकता थी और जमशेदजी चाहते थे कि यह बाहर के देशों से न आए बल्कि भारत में ही बने। इसलिए उनका सपना था भारत में एक स्टील प्लांट खोलने का। दरअसल स्टील बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत अच्छे आयरन की होती है, इसलिए उन्होंने पूरे देश में हाई क्वालिटी आयरन की तलाश शुरू कर दी। 17 सालों तक आयरन की खोज करते रहे और आखिरकार बंगाल में उन्हें अच्छे क्वालिटी वाले आयरन रिजर्व मिले। इसके बाद 1899 में वहां स्टील प्लांट लगाना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से जमशेदजी भारत में स्टील बनते नहीं देख पाए। 1904 में जमशेदजी ने अपनी आखिरी सांसें ली। जमशेदजी के सपने इतने बड़े थे कि उन्हें एक जन्म में पूरा करना मुश्किल था, इसलिए उनके बाकी सपने पूरे करने की जिम्मेदारी उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ली। दोराबजी टाटा ने अपने पिता के सपने को पूरा करते हुए 1907 में आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की, जिसे आज हम टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी उस समय एशिया का पहला स्टील प्लांट था, जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश सरकार की स्टील और लोहे की मांग को पूरा किया। दोराबजी टाटा के समय में टाटा ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा था और भारत में तरक्की की ऊंचाइयों पर था। उस वक्त साइंस और एजुकेशन पूरी दुनिया में बेहद तेजी से तरक्की कर रही थी, इसीलिए उन्होंने 1909 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की ताकि भारत विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी दुनिया का मुकाबला कर सके। इसी इंस्टीट्यूट ने भारत का पहला कंप्यूटर परम और पहला एयरक्राफ्ट द हंसा बनाने में मदद की। एक साल बाद 1910 में इंडिया की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी चालू हुई, जिसे टाटा पावर के नाम से जाना जाता है। दूधसागर वाटरफॉल का इस्तेमाल करके बिजली उत्पन्न करवानी थी, जिसके लिए दोराबजी टाटा ने लगभग 7,000 वर्कर्स को हायर किया और आर्टिफिशियल लेक्स और डैम बनवाए। 1911 में टाटा पावर बनकर तैयार हुआ।
जिसने कई बड़ी इंडस्ट्रीज को बिजली सप्लाई की। हालांकि टाटा ग्रुप केवल खुद ही तरक्की नहीं कर रहा था, बल्कि अपने वर्कर्स को भी ऐसी सुविधाएं दे रहा था जो दुनिया की कोई और कंपनी नहीं दे रही थी। दोराबजी टाटा के समय में वर्किंग शिफ्ट्स को 8 घंटे तक कर दिया गया ताकि वर्कर्स अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, और आज के दिन तक टाटा की ये पॉलिसी पूरी दुनिया में काम कर रही है। दोराबजी टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप का नाम बिजनेस में कई गुना बढ़ चुका था और 1932 में दोराबजी टाटा की डेथ हो गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने टाटा ग्रुप को स्टील पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, साइंस और कई अन्य कंपनियों को स्थापित कर दिया था। दोराबजी टाटा के जाने के बाद उनके फैमिली मेंबर JRD टाटा टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बने। JRD टाटा ने देखा कि सोडा ऐश और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल बाहर के देशों से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, और ये ऐसे केमिकल थे जो साबुन, सर्फ और ग्लास जैसे प्रोडक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इसलिए उन्होंने 1939 में टाटा केमिकल्स कंपनी की स्थापना की, जो भारत के लिए कई केमिकल प्रोड्यूस करती है, वही टाटा केमिकल जो आज टाटा सॉल्ट को भी बनाती है। टाटा केमिकल की सक्सेस के बाद JRD टाटा ने ट्रक्स और इंजन बनाने वाली कंपनी की शुरुआत की, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। टाटा मोटर्स कई प्रकार की गाड़ियां और ट्रक्स बनाता है और आज भी भारत में टाटा मोटर्स का बड़ा नाम है। JRD टाटा शुरू से ही एविएशन में काफी इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए उन्होंने 1932 में टाटा एविएशन की शुरुआत की, और जिसके जरिए ये पैसेंजर और कार्गो सर्विस देने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी। इसकी पहली फ्लाइट को खुद JRD टाटा में उड़ाया था, जिसके बाद वह इंडिया के फर्स्ट कमर्शियल पायलट बन गए थे। लेकिन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कई इंडस्ट्रीज को भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें टाटा एयरलाइन भी एक कंपनी थी, और सरकार ने इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया था। जब कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे बढ़ने लगी तो टाटा ग्रुप ने इंडिया में पहली सॉफ्टवेयर और IT कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना की। इसी के साथ साथ JRD टाटा की उम्र बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उन्होंने बिजनेस संभालने के लिए अपनी फैमिली मेंबर को USA से इंडिया बुलाया। ये फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि हमारे सर रतन टाटा थे। सर रतन टाटा ने इंडिया आकर सबसे पहले टाटा स्टील को ज्वाइन किया और वहां आम वर्कर की तरह काम किया। उनकी लगन और मेहनत को देखकर JRD टाटा ने उन्हें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी शुरू की, और इसी के साथ उन्होंने टाटा स्टील को लॉसेस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया। वहीं एम्प्रेस मिल को भी सर रतन टाटा ने लॉसेस से बाहर निकाला था। JRD टाटा बेहद खुश हुए और 1991 में सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। चेयरमैन बनते ही सर रतन टाटा ने सोचा कि टाटा मोटर्स कार्स और ट्रक्स तो बनाता ही रहा है, लेकिन अभी भी इनमें लगने वाले कुछ पार्ट्स बाहर के देशों से ही इंपोर्ट होते हैं। इसलिए उन्होंने टाटा मोटर्स का एक नया कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया और पहली इंडियन कार इंडिका को लॉन्च किया, जो पूरी तरह इंडिया में ही बनाई गई थी। इसके बाद रतन टाटा जी ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। TCS जो पहले बेसिक और मैनेजमेंट का काम किया करती थी, उसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर शिफ्ट कर दिया और उसे दुनिया की बड़ी IT कंपनी बना दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिडिल क्लास फैमिली स्कूटर पर जा रही थी, जिसपे वह ठीक से एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल और अनसेफ था। इसलिए उन्होंने 2009 में टाटा नैनो कार को बनाया और उसकी कॉस्ट केवल 1 लाख तक रखी, जिसका असल मकसद था कि एक मिडिल क्लास परिवार भी कार अफोर्ड कर सके और बारिश धूप से खुद को बचा सके। लेकिन रतन टाटा सर का ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। नैनो के सस्ते प्राइस और उसकी डिजाइन के कारण उसे वर्ल्ड चीपेस्ट कार और कवर ऑटो रिक्शा के नजरिए से देखा, क्योंकि इंडिया में लोग कार को आराम या कंफर्ट के लिए नहीं लेते बल्कि अपना स्टेटस बनाने के लिए लेते हैं। टाटा नैनो के फेलियर के बाद टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ सीखा और मार्केट में एक से एक महंगी और शानदार कार को लॉन्च किया, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। सर रतन टाटा चाहते थे कि इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप का नाम हो, इसीलिए उन्होंने फॉरेन कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया, जिसमें टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर कर लिया और टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर और जैगुआर जैसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कर लिया, और इसी वजह से टाटा का आधे से ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है। सर रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने बहुत कुछ हासिल किया, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है। चाहे वो TCS का मोस्ट सुपर कंप्यूटर बनाना हो, या फिर टाइटन की सुंदर घड़ी बनाना हो, या टाटा टी, टाटा सॉल्ट जैसे प्रोडक्ट बनाना हो, हर जगह टाटा ग्रुप ने सक्सेस हासिल की है। 2012 में सर रतन टाटा ने अपनी बढ़ती उम्र के चलते टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिजाइन कर दिया और अपनी जगह पर साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन बना दिया। लेकिन 2022 में इनकी एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और आज नटराजन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं। 9 अक्टूबर 2024 को सर रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया और भारत ने एक अनमोल रतन को खो दिया। टाटा ग्रुप ने एक तरफ बड़ी कंपनी बनाई तो दूसरी तरफ स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल भी बनाए हैं। टाटा हमेशा अपने एम्प्लॉयंस, अपने इन्वेस्टर, अपने कस्टमर और अपने देश को साथ लेकर चला है, इसलिए आज उन्हें जितनी सफलता मिली है उससे कई गुना ज्यादा उन्हें लोगों की रिस्पेक्ट मिली है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए